यदि आपकी इनकम स्मॉल बिजनेस से है या यदि आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल इनकम है, या आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं और उससे आपकी कमाई होती है और आप चाहते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का लाभ उठाएं, तो ये लाभ उठाने के लिए आपको ITR 4 भरना होगा। और इस वर्ष यानी वर्ष 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 4 में दो अलग अलग रो ऐड किए हैं। एक रो है E18A जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, दूसरा रो है E21 जिसमें आपको बैंक बैलेंस का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। पहले ये दोनों इन्फॉर्मेशन ITR 4 में नहीं मांगे जाते थे। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार को लगता है कि जो टैक्स एसएससी ITR 4 भरते हैं, यानी जो ITR 4 भरने के एलिजिबल हैं, उसमें अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के चांसेस अधिक हैं, और इसी चांसेस को कम करने के लिए लगता है कि सरकार ने ये दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट के रूप में मांगा है, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहती है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिल्म चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आगे चर्चा करने के पहले हमें जानना चाहिए कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है, उसके लाभ क्या है। जो टैक्स एसएससी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं उनको बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता है, और चूंकि बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता है इसलिए उनका बुक ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट भी नहीं होती है। लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से सर्टेन कंडीशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा लाभ ये है कि चूंकि इसमें बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, इसलिए उनके ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट के आधार पे उनका इनकम डिसाइड होता है और अकॉर्डिंगली उनका टैक्सेशन होता है, यानी उनका टैक्स लायबिलिटी बनती है। लेकिन इसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं कि ये कौन कौन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल बिजनेस इनकम जिनका है, उनके लिए क्या लिमिट है। उनके लिए दो लिमिट है, ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक, दूसरा कंडीशन से ग्रॉस टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक। जिनका ग्रॉस टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है उसमें कंडीशंस हैं कि उनका कैश का ट्रांजेक्शन 5% या उससे कम होना चाहिए। यदि आपका कैश ट्रांजेक्शन 5% से अधिक है तो आपकी जो लिमिट होगी ग्रॉस टर्नओवर की वो 2 करोड़ होगी। और जब 2 करोड़ की लिमिट होगी, 2 करोड़ तक, और यदि 2 करोड़ तक की लिमिट होगी तो आपका जितना भी ग्रॉस टर्नओवर है उसका 8%, और यदि आप 3 करोड़ के लिमिट के लिए एलिजिबल हैं तो जितना भी टर्नओवर है आपका उसका % आपका इनकम माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका टैक्सेशन होगा। यानी स्मॉल बिजनेस के लिए कंडीशंस 2 करोड़ और 3 करोड़ का ग्रॉस टर्नओवर है। ये डिपेंड करता है कि आपका 5% से अधिक कैश का ट्रांजैक्शन है या कम ट्रांजैक्शन से। दूसरा है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स में भी दो लिमिट है, एक 50 लाख की, एक 75 लाख की। 75 लाख का ग्रॉस रिसीट उन प्रोफेशनल्स के लिए लागू है जिनका कि कैश का रिसीट 5% या उससे कम है, और यदि आपका कैश का रिसीट 5% से अधिक है तो आपकी लिमिट 50 लाख मानी जाएगी और तभी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और है कि जितना भी ग्रॉस रिसीट होता है आप मैक्सिमम 50% अपना एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, यानी आपको कम से कम ग्रॉस रिसीट का 50% आपको इनकम दिखाना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। और तीसरा है जो कि 44 AE में डिफाइंड है, उसमें कहा गया है कि यदि आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं और आपका व्हीकल 10 व्हीकल तक है और उसमें हो सकता है कि हैवी व्हीकल हो या अदर व्हीकल हो, तो इसके लिए अलग कंडीशंस हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 10 होनी चाहिए। यदि आपकी उस फ्लीट में हैवी व्हीकल है तो 1000 रुपये पर टन पर मंथ टैक्स माना जाएगा, और जो अदर देन हैवी व्हीकल्स हैं उसके लिए 7500 रुपये पर मंथ इनकम मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली जितनी इनकम एक साल में होती है उस पर टैक्स आपकी लायबिलिटी बनेगी, यानी आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। इन सारे कहानियों से अब सवाल वही आता है कि आगे आखिर ITR 4 में ये दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का मतलब क्या है। सबसे पहला मतलब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है आपके एसेट्स का स्नैपशॉट, यानी एज ऑन डेट, पर्टिकुलर दिन आपके एसेट्स क्या क्या है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये एसेट्स क्यों मांगते हैं। फ्रेंड्स,
जैसे आपने इस मार्च में दिखाया कि टोटल इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस मिला के आपका 10 लाख है या 20 लाख है, और नेक्स्ट ईयर आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, तो मैक्सिमम जो आपका एसेट बढ़ेगा वो 5 लाख के आसपास ही बढ़ेगा। वो कंपेयर करेंगे लास्ट उससे, जैसे आपने इस बार 10 लाख दिखाया और अगले साल इनकम आपकी 5 लाख थी, तो अगले साल जो आपके एसेट्स में होगा वो 15 और 16 लाख के बीच होनी चाहिए। लेकिन इससे यदि अधिक होता है तो फिर आप आंसरेबल हैं। ये भी एक कारण है कि वो चाहता है कि स्नैपशॉट अपने एसेट्स का दें, सो दैट आने वाले दिनों में वो पिछले स्नैपशॉट से कंपेयर करके बता सके कि आपने कोई मिस रिपोर्टिंग तो नहीं की है। दूसरा है क्रॉस वेरिफिकेशन विद द AIS और 26AS। AIS मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कई वर्षों से एप्लीकेबल हो गया है। इससे ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस शो करेंगे उससे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके AIS में दिखा रहा है कि 50 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया है और आप अपने बैंक की आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं 1 लाख, तो आप इस बात के लिए क्वेश्चनेबल होंगे कि जब पूरे वर्षों में आपकी डिपॉजिट 50 लाख हुई और आउटस्टैंडिंग आप 1 लाख की बैंक में दिखा रहे हैं, तो बाकी 49 लाख कहाँ गया? इसका मतलब या तो मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं या अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये क्रॉस चेक करने का, क्रॉस वेरिफिकेशन करने का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नज़रिया है। दूसरा है 26AS में। 26AS में जैसे मान लें TDS सर्टिफिकेट के हिसाब से है, TDS आपका 50,000 दिखाई दे रहा है, आप क्लेम कर रहे हैं 60,000 रुपये, आप आंसरेबल होंगे कि भाई आपका TDS सर्टिफिकेट में 26AS में तो 50,000 ही दिखाई दे रहे हैं, आप हाउ यू कैन क्लेम 60,000 एज TDS। तो ये भी क्रॉस वेरिफिकेशन AIS और 26AS के साथ होगा। तीसरा नज़रिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने का, कि वो जैसे मैंने बताया कि उनको ये आशंका है कि ITR 4 भरने वाले जो टैक्स एसएससी हैं, सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी उन्हीं को अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग करने का चांस है। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए है और इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है, तो आपसे पूछा तो जाएगा ही। एक नॉर्मल प्रूडेंस लेवल का जो ऑफिसर होगा वो तो ये सोचेगा ही कि इनकम 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 50 लाख, यानी 45 लाख कहाँ से आए? जनाब आप आंसरेबल हो गए, और इससे पता चलेगा कि आपने अंडर रिपोर्टिंग की है या मिस रिपोर्टिंग की है। चौथा नज़रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये हो सकता है कि दे वांट टू वाइडनिंग टैक्स बेस एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग, और इसके लिए जो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को वो ट्रैक करे। दूसरा स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो करेक्ट रिपोर्टिंग को इंश्योर करे। और तीसरा हो सकता है जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ITR 4 में, टू रिड्यूस मिसयूज ऑफ प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन। जैसा मैंने बताया कि प्रोफेशनल इनकम में 50% तक आप एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, यानी यदि आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख है तो 5 लाख तक आप दिखा सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर है इसका, और रिमेनिंग 5 लाख आपका इनकम हो गया। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मांग के ये पता कर पाएंगे, क्योंकि इसकी लिमिट जो है 50 लाख रुपए तक और 75 लाख रुपए तक। मान लीजिए आपका 40 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट है, आपने 20 लाख रुपए एक्सपेंडिचर दिखाया, और आपने जो इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस है वो हो सकता है कि 25 लाख हो, 30 लाख हो, तो वो पूछेंगे कि जनाब आप टोटल रिसीट आपकी 40 लाख थी और उसमें से 20 लाख रुपए आपने एक्सपेंडिचर दिखाए, तो 20 लाख के इनकम में 20 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस कैसे हो सकता है? तो इससे ये पता चलेगा जो मिसयूज़ करते हैं 50% ऑफ एक्सपेंडिचर को यूज़ करने का, स्पेशली इन प्रोफेशनल इनकम, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेक्ट कर पाएगा और आपको नोटिस दे सकता है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप ITR 4 भरते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। यदि इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि ITR 4 भरने के बाद आपको इनकम टैक्स की नोटिस का सामना करना पड़े। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई CEO हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।